हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आज भी हम अपनी 1000 प्रश्नों की मैराथन सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही उनके आसपास से जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनको भी हम डिस्कस करते चलेंगे, उनको भी हम डिटेल में देखते चलेंगे। तो ये सीरीज आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। लास्ट टाइम है, इस टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को देखना है, साथ ही उनसे रिलेट करके उनसे आसपास से जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनको भी देखते चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। जब बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ता है तो उसके गलनांक में क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक उसका घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर किसी कारण से बदल गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। जब बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ता है तो उसका गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गैलीलियो ने, आइंस्टीन ने, जे थॉमसन ने या फिर न्यूटन ने? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किया था। अब गुरुत्वाकर्षण बल देख लेते हैं, इसको हम हालांकि डिस्कस कर चुके हैं, फिर यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल तो जो दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण बल को हम F से लिख देते हैं, दो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, द्रव्यमान के दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, साथ ही उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी को हम D लिखते हैं। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? बल इक्वल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, या फिर एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक ला देते हैं G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ये फॉर्मूला निकल के आया। यहाँ पे जो G है ये गुरुत्वाकर्षण बल को दर्शाता है और इसको G को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहा जाता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में और भी देख लेते हैं। यह ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल होता है। ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल होता है। गुरुत्वाकर्षण के कुछ अनुप्रयोग भी हैं कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही कोई भी वस्तु अगर ऊपर से गिराई जाती है, कोई भी वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण वह वस्तु नीचे गिरती है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना हो, उसको कोई ग्रेविटी ना हो, उसको कोई खींचने वाला, नीचे की तरफ खींचने वाला बल ना हो, तो क्या करेगी? वस्तु हवा में तैरती रह जाएगी। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है यानी ग्रेविटी है, इसके कारण ही वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है, नीचे की ओर आती है। साथ ही ग्रेविटी के कारण ही, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी पर सीधा खड़ा रह पाते हैं, पृथ्वी पर सीधा खड़े रह पाते हैं। किसी अन्य ग्रह पे सीधा नहीं खड़े रह पाते, नहीं, किसी अन्य ग्रह नहीं कह सकते, बोल सकते हैं अंतरिक्ष में हम सीधा नहीं खड़े रह पाते, पर हम पृथ्वी पर खड़े रह पाते हैं क्योंकि वहाँ पे पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही अन्य ग्रह एवं उपग्रह अंतरिक्ष में परिक्रमा करते हैं।
उपग्रह अंतरिक्ष में परिक्रमा करते हैं। अब गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? तो पृथ्वी जिस बल से किसी दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है उस बल को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। पृथ्वी जिस बल से दूसरे पिंडों को अपनी ओर खींचती है उस बल को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। गुरुत्वीय त्वरण किसको कहा जाता है? पृथ्वी जिस बल से दूसरे पिंड को अपनी ओर खींचती है उसको गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। तो आई होप आपको गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वीय त्वरण क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। दंत चिकित्सक के दर्पण में दांत देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो जो डेंटल डॉक्टर होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, वो किस प्रकार के मिरर से, कौन से मिरर से दांत को देख के उसका ट्रीटमेंट करते हैं? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर बेलनाकार दर्पण? तो आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग होता है? एक तो ये दांत देखने वाले जो चिकित्सक जो होते हैं वो करते हैं। अगला उपयोग है गाड़ियों की हेडलाइट में, वाहनों की हेडलाइट में, साथ ही जो मेकअप मिरर है, मेकअप मिरर में, मेकअप मिरर यह भी अवतल दर्पण होता है। सर्च लाइट में, सोलर कुकर में, जो परावर्तक दूरदर्शी होती है उसमें, परावर्तक दूरदर्शी में, डिश एंटीना में, दंत चिकित्सक के रूप में है ये है। और साथ ही जो दाढ़ी बनाने वाला है, ये जो हजामत करता है नाई की दुकानों में, नाई की दुकान में भी जो दर्पण लगा होता है वो अवतल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग और कहाँ कहाँ होता है? वाहनों की हेडलाइट में, जो कटोरे जैसा हेडलाइट रहता है ना, कटोरे जैसी संरचना, वो अवतल दर्पण होती है। मेकअप मिरर में, सर्च लाइट में, सोलर कुकर में, परावर्तक दूरदर्शी में, डिश एंटीना में और नाई की दुकान में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मधुमेह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के रक्त में डैश का स्तर बहुत अधिक हो जाता है। सुक्रोज का, ग्लूकोज का, माल्टोज का या फिर गैलेक्टोज का? तो मधुमेह में किसका स्तर ज़्यादा हो जाता है? रक्त में किसका स्तर ज़्यादा हो जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का। अब मधुमेह ये इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से होती है। मधुमेह इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से होती है। इंसुलिन का मुख्यतः काम क्या होता है? तो यह ग्लूकोज के स्तर को कंट्रोल करता है, यानी ग्लूकोज को बदलता है ग्लाइकोजन में, जिससे कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कंट्रोल में रहती है। तो ये अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल के लीवर के पास संचित कर देता है। अब अगर इंसुलिन हार्मोन की ही कमी हो जाए, ये किसकी वजह से होती है? इंसुलिन हार्मोन करता है। अब अगर बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की ही कमी हो जाए तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा, जिससे कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको ही क्या बोलते हैं? मधुमेह बोलते हैं। अब इंसुलिन के अल्प स्रावण से
इंसुलिन के अल्पस्रावन से ही मधुमेह होता है। तो इंसुलिन अगर कम निकलेगा, अल्पस्रावित होगा, तो ग्लूकोज का स्तर बॉडी में बढ़ जाएगा, जिससे जो ग्लाइकोसूरिया बीमारी है हो जाएगी। इसके वजह से ग्लाइकोसूरिया हो जाता है, जिसमें यूरिन के साथ साथ ग्लूकोज बाहर आएगा। ग्लाइकोसूरिया बीमारी में जो यूरिन है, यूरिन के साथ ग्लूकोज भी बाहर आने लगता है, इसमें ग्लूकोज बाहर आएगा। इससे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कितना, लगभग 180 mg/dl से ज़्यादा हो जाती है। ग्लाइकोसूरिया में क्या हो जाता है, यूरिन के साथ साथ ग्लूकोज भी बाहर आने लग जाएगा। इसके कारण ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा 180 mg/dl से भी ज़्यादा हो जाती है। इंसुलिन के अल्पस्रावन से मधुमेह यानी डायबिटीज़ मेलाइटस होगा। इसकी वजह से यूरिन के साथ वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा होता है। ग्लूकोज के स्तर बढ़ने से या इंसुलिन की वजह से यूरिन के साथ वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पॉलीयूरिया, इसको पॉलीयूरिया भी कहते हैं। इससे शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है, जिससे बार बार प्यास लगेगी और जिसको पॉलीडिप्सिया कहा जाता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, पॉलीयूरिया बोलेंगे, पॉलीयूरिया। अब जब यूरिन के साथ वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होगा तो उसके वजह से निर्जलीकरण हो जाएगा, और निर्जलीकरण होगा तो बार बार प्यास लगेगी, जिसको ही पॉलीडिप्सिया कहते हैं। अब जब ग्लूकोज बॉडी के बाहर जाने के कारण इसके बाद जब ग्लूकोज लगातार बॉडी के बाहर चला जाएगा, यूरिन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज बॉडी के बाहर जाने लगेगा, तो उसके बाद वो फैट का पाचन स्टार्ट हो जाता है। अब जब फैट का अपूर्ण पाचन होगा या अपूर्ण ऑक्सीडेशन होगा तो उस स्थिति को कीटोन्यूरिया कहा जाता है। ग्लूकोज जब बॉडी से ज़्यादा बाहर चला जाएगा तो फैट का पाचन स्टार्ट हो जाता है। अब जब फैट का अपूर्ण ऑक्सीडेशन होगा तो इस स्थिति को कीटोन्यूरिया कहा जाता है। ये कीटोन्यूरिया वर्ड याद रखिएगा। ये कब होता है, फैट के अपूर्ण ऑक्सीडेशन। ये एक प्रश्न बन सकता है कि जब फैट का अपूर्ण ऑक्सीडेशन होता है तो उस स्थिति में कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, या फिर उस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो उसको कीटोन्यूरिया कहा जाता है, जिसमें बॉडी में यूरिन के साथ साथ कीटोन बॉडी भी बाहर जाने लगती है। इसमें यूरिन के साथ कीटोन बॉडी भी बाहर जाने लगती है। ये काफ़ी खतरनाक कंडीशन होती है। इसमें कीटोन बॉडी बाहर जाने लगती है, तो इसके उपचार के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। अब इंसुलिन को हम मुख द्वारा नहीं दे सकते। ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि अगर मुख द्वारा देंगे तो उसका पाचन आहार नाल में ही हो जाएगा। इसीलिए इस स्थिति में, कीटोन्यूरिया की स्थिति में क्या करते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत, बड़ी आंत, छाती या फिर अग्नाशय। तो आंसर क्या हो जाएगा, अग्नाशय। ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। अब अग्नाशय एक प्रकार की ये मिक्स्ड ग्लैंड होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। अग्नाशय ये मिश्रित ग्रंथि होती है। इसमें एक्सो और एंडो दोनों पार्ट पाए जाते हैं। अगर एंडो की बात करें तो ये लगभग 1 से 2% पार्ट ही होता है। एंडोक्राइन पार्ट ये 1 से 2% होता है, 2% ही होता है, जिसमें कि इसको लैंगर हैंस द्वीप समूह कहते हैं। इसमें अल्फा,
बीटा और गामा सेल्स पाई जाती हैं। और जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, एक्सोक्राइन पार्ट ये 98 से 99% पाया जाता है। एक्सोक्राइन पार्ट ये 98 से 99% पाया जाता है। तो अग्नाशय ये मिश्रित ग्रंथि होती है। इसमें इंडो और एक्सोक्राइन पार्ट दोनों पाए जाते हैं। इंडोक्राइन पार्ट देखा जाए तो ये 1 से 2% होता है और एक्सोक्राइन पार्ट ये 98 से 99% तक पाया जाता है। अल्फा सेल, इसमें से जो इंडोक्राइन पार्ट है इसमें से अल्फा सेल यह ग्लूकागॉन को निकालती है, ग्लूकागॉन को निकालती है और ये 25% होती है। बीटा सेल ये इंसुलिन को निकालती है। अभी इंसुलिन के हमने कार्य भी पढ़े हैं कि इंसुलिन का काम क्या होता है, इसके कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो इंसुलिन को निकालती है, ये 60% भाग होती है क्योंकि ये ग्लूकोज का नियंत्रण करती है, इंपॉर्टेंट है, ये 60% भाग होती है। गामा सेल ये सोमैटोस्टेटिन को निकालती है, सोमैटोस्टेटिन को निकालती है, ये 10% भाग होती है। एक और होती है पीपीएफ सेल, पीपीएफ सेल इसका अभी वर्क अननोन है, तो अल्फा सेल ग्लूकागॉन को निकालती है, 25% होती है। बीटा सेल इंसुलिन को निकालती है, 60% भाग होती है और गामा सेल ये सोमैटोस्टेटिन को निकालती है और ये 10% भाग होती है। अब देखते हैं एक्सोक्राइन पार्ट क्या होता है। ये 98 से 99% होता है ना। एक्सोक्राइन पार्ट, एक्सोक्राइन पार्ट ये 98 से 99% पाई जाती है। इसमें एसिनार सेल पाए जाते हैं, इसमें एसिनार सेल पाए जाते हैं। इसमें एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, इसमें बाइकार्बोनेट आयन भी पाए जाते हैं जिससे पीएच मेंटेन रहता है। तो एक्सोक्राइन भी क्या करता है, यह एंजाइम का फॉर्मेशन करवाता है, एंजाइम का फॉर्मेशन करवाता है। साथ ही इसमें बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं, बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं जिससे पीएच मेंटेन रहता है, पीएच मेंटेन रहता है। अग्नाशयी रस का पीएच होता है 8 होता है, यानी स्लाइटली ये बेसिक होता है, एसिडिक नहीं होता, हल्का बेसिक होता है। अग्नाशयी रस ये 1500 ml पर डे सिक्रेट होता है, 1500 ml पर डे सिक्रेट होता है। अग्नाशय रस के कुछ एंजाइम हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए पाए जाते हैं, प्रोटीन के पाचन के लिए पाए जाते हैं, वसा के पाचन के लिए पाए जाते हैं। तो अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं, पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम। ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए हो गया। प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिनोजन एंजाइम पाया जाता है, ट्रिप्सिनोजन एंजाइम। और बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिनोजन एंजाइम पाया जाता है। फैट के पाचन के लिए यानी वसा के पाचन के लिए ये सारे अग्नाशय एंजाइम हैं, अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम, प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिनोजन एंजाइम, फैट के पाचन के लिए पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम। और एक और कौन सा, फॉस्फोलाइपेज एंजाइम पाया जाता है, फॉस्फोलाइपेज एंजाइम। ये फॉस्फोलाइपेज एंजाइम ये फॉस्फोलिपिड का पाचन करता है। तो फैट के पाचन के लिए 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम, एक फॉस्फोलाइपेज एंजाइम जो कि फॉस्फोलिपिड का पाचन करता है। न्यूक्लिक एसिड के पाचन के लिए
न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के पाचन के लिए न्यूक्लिएज और साथ में न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम पाया जाता है। तो पहला न्यूक्लिएज और दूसरा न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जिसे क्या कहा जाता है? स्टोमेटा, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर कोशिका झिल्ली? ये एक कोशिका हो गई। अब कोशिका के अंदर ये केंद्रक। तो केंद्रक के बाहर एक जेली जैसे पदार्थ पाया जाता है और साथ ही केंद्रक के अंदर भी एक जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है, लिक्विड मटेरियल पाया जाता है। तो जो केंद्रक के बाहर जेली जैसे पदार्थ पाया जाता है इसको साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य कहा जाता है। और केंद्रक के अंदर जो जेली जैसे पदार्थ पाया जाता है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, यानी केंद्रक द्रव्य। इसको कोशिका द्रव्य और इसको केंद्रक द्रव्य, और दोनों को मिला के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिला के कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, जो कि केंद्रक के लिए बहुत जरूरी है। ये केंद्रक के आंतरिक अंगों को सेल के, यह कोशिका के आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है या फिर उनको स्टेबल रखने में सहायता करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। टर्नर सिंड्रोम रोग किसे होता है? स्त्रियों को, पुरुषों को, 1 साल से कम उम्र के बच्चों को या फिर स्त्री एवं पुरुष दोनों को? तो जनरली ये माना जाता है कि जो टर्नर सिंड्रोम है ये ज़्यादातर स्त्रियों को होता है। अगला प्रश्न है, एंथ्रेक्स एक घातक बीमारी है जो किसके कारण होती है? कवक, फंगस के कारण, कृमि के कारण, वायरस के कारण या फिर बैक्टीरिया के कारण? आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया के कारण। एंथ्रेक्स बीमारी ये बैक्टीरिया के कारण होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अब बैक्टीरिया के कारण कुछ अन्य बीमारी भी हैं। पहला है टाइफाइड। यह साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। साल्मोनेला टाइफी। इसके लक्षण क्या हैं? तो इसमें कब्ज होता है, कब्ज रहेगा, सिर दर्द रहेगा और साथ में भूख नहीं लगेगी। इसके लिए टाइफाइड के लिए विडाल परीक्षण कराया जाता है। अब टाइफाइड यह संदूषित भोजन से होता है, यानी कंटेमिनेटेड फूड के द्वारा होता है। छोटी आंत में प्रवेश करता है और रक्त द्वारा पूरे शरीर में चला जाता है। तो टाइफाइड कंटेमिनेटेड या फिर संदूषित भोजन के कारण होता है, भोजन से होता है। छोटी आंत द्वारा प्रवेश करता है, छोटी आंत से प्रवेश करता है और रक्त द्वारा पूरे बॉडी में फैल जाता है, बॉडी में फैल जाएगा। ये तो हो गया टाइफाइड। बैक्टीरिया से होने वाली कुछ और बीमारियां, दूसरी क्या हो जाएगी? न्यूमोनिया। ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के कारण होता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें जो एल्वियोली है या फिर वायुकोष्ठ है उसमें तरल भर जाता है, उसमें कोई लिक्विड भर जाता है, जिससे सांस लेने में समस्या होती है, कफ होगा, खांसी, सिर दर्द, ये सब होता है। साथ ही इसमें नाखून का कलर नीला हो जाता है, नाखून का कलर नीला हो जाता है। एल्वियोली में लिक्विड भर जाता है या पानी जैसे मटेरियल भर जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होगी, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। साथ ही
साथ ही खांसी, सिर दर्द, बदन दर्द, ऐसी समस्या बनी रहती है। ये निमोनिया ड्रॉपलेट द्वारा फैलता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ड्रॉपलेट द्वारा फैल जाता है, इसलिए इसको संक्रामक बीमारी भी कहा जाता है। अगली बीमारी है जो बैक्टीरिया के कारण होती है, डिप्थीरिया। ये कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होती है। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी के कारण होती है। इसमें भी सांस लेने में तकलीफ रहेगी। इसके लिए सिक टेस्ट करवाया जाता है, ये याद रखना। इसके लिए सिक परीक्षण या सिक टेस्ट करवाया जाता है। अगली बीमारी है टिटैनी। ये क्लास्ट्रीडियम टिटैनी के कारण होता है। क्लास्ट्रीडियम टिटैनी के कारण होता है। इसकी वजह से जबड़े नहीं खुलते, चेहरे की मांसपेशियों में स्टिचिंग होने लगती है, शरीर में झटके लगने लगते हैं, यानी अकड़न आ जाती है, जबड़े नहीं खुलते। इसीलिए इसको लॉकजॉ डिसीज भी कहते हैं। इसमें जबड़े लॉक हो जाते हैं, जबड़े नहीं खुलते और चेहरे की मांसपेशियों में स्टिचिंग आने लगती है, चेहरे की मांसपेशी अकड़ जाती है। अकड़ जाती है, साथ ही शरीर में झटके लगते हैं। अगली बीमारी है प्लेग। ये भी बैक्टीरिया के कारण होती है। इसको ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। तो ये परनीसियस पेस्टिस के द्वारा होता है। पर्सिनिया पेस्टिस के द्वारा होता है। इसमें बहुत तेज बुखार रहती है, सिर दर्द होगा और बेहोशी हो जाती है। तीव्र ज्वर यानी बहुत तेज बुखार रहेगी, सिर दर्द, साथ ही बेहोशी होगी, बेहोशी वाली हालत हो जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मानव नेत्र में लेंस एक वस्तु की छवि कहाँ बनाती है? कॉर्निया में, रक्तपटल में, स्क्लेरा में या फिर रेटिना में? आंसर क्या हो जाएगा? रेटिना में। कॉर्निया क्या होती है? तो यह स्क्लेरा का पारदर्शी भाग होता है जो कि पुतली और आइरिस के ऊपर व्यवस्थित होता है, इसे कॉर्निया कहा जाता है। नेत्रदान में कॉर्निया का ही दान किया जाता है। तो यह स्क्लेरा का पारदर्शी भाग होता है। पारदर्शी जो पानी जैसे भाग होता है, पारदर्शी भाग होता है जो कि पुतली और आइरिस के ऊपर पाया जाता है। नेत्रदान में इसी का दान होता है। नेत्रदान में कॉर्निया दान की जाती है। रेटिना क्या होता है? तो हमारी आंख में प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है, इस पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर एक बिंदु पाया जाता है जिसे कि पीत बिंदु कहा जाता है। रेटिना पर पीत बिंदु पाया जाता है। पीत बिंदु को मैक्यूला लुटिया भी कहा जाता है। इसको मैक्यूला लुटिया कहा जाता है। जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यानी उल्टी इमेज बनती है। बाद में ब्रेन के द्वारा इसको सीधा कर दिया जाता है, इसलिए हमको वस्तु सीधी दिखाई देती है। रेटिना पर रॉड और कोन सेल भी पाई जाती है। रेटिना ये रॉड और कोन सेल से मिलकर बना ही होता है। तो रेटिना रॉड प्लस कोन सेल, रॉड प्लस कोन सेल से मिलकर बना होता है। शंकु एवं शलाका कोशिका से मिलकर बना होता है। यह कौन सेल है? शंकु। रॉड सेल है शलाका कोशिका से मिलकर रेटिना बना होता है। अगला भाग है आइरिस। ये ह्यूमन आई का ही भाग है, आइरिस।
तो यह आँखों के रंगों को निर्धारित करती है। किसी की होती है ना काली काली आँखें, किसी की नीली नीली आँखें, किसी की बुरी बुरी आँखें, तो ये आइरिस ही आँखों के रंग का निर्धारण करती है। रंग का निर्धारण करती है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है और यह पुतली को भी नियंत्रित करने का कार्य करती है। पुतली को नियंत्रित करती है। अगला भाग हो गया पुतली। पुतली क्या होती है? तो यह आँख में जो प्रकाश जाता है, प्रवेश करता है, यह पुतली से ही होकर प्रवेश करता है। प्रकाश जो आँख में प्रवेश करता है वो पुतली से होकर प्रवेश करता है। साथ ही पुतली प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है। ये प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है। नहीं करती है। लेंस क्या होता है? लेंस हमारी आँख में उत्तल लेंस लगा होता है। आँख में उत्तल लेंस लगा होता है। उत्तल लेंस लगा होता है। ये पारदर्शी पेशियों का बना होता है। यह सीलियरी मसल्स या फिर सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है। यह सीलियरी मसल्स, सीलियरी पेशी में सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है। सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है। अब उत्तल लेंस लगा होता है तो यह इमेज को उल्टा बनाता है। उल्टा इमेज यानी प्रतिबिंब का फॉर्मेशन करता है। ये मानव की आँख में जो लेंस हो गया, लेंस लगा रहता है, उसकी बात हो गई। अब जो रेटिना बनी होती है, हमने देखा जब रेटिना देख रहे थे, दृष्टिपटल देख रहे थे, तो देखे ना कि रेटिना शंकु एवं शलाका कोशिका की बनी होती है। तो शंकु कोशिका क्या होती है? शंकु यानी कौन सेल। तो यह रंगों को पहचानने में मदद करती है, यानी यह प्रकाश में या दिन के समय वस्तु को देखने में मदद करती है। प्रकाश में देखने में हेल्प करती है, मदद करती है, यानी रंगों को पहचानने में मदद करती है। रंगों को पहचानने में मदद करती है। और जो शलाका कोशिका हैं या इसको छड़े कहते हैं, रॉड सेल। रॉड सेल का काम क्या होता है? तो ये अंधेरे में देखने में मदद करती हैं। अंधेरे में जो आंखें चौड़ी करके देखते हैं ना, ये रॉड सेल की वजह से ही है। ये अंधेरे में देखने में मदद करती हैं। उल्लू में रॉड सेल काफ़ी मात्रा में काफ़ी अधिक पाई जाती हैं, इसलिए वह रात में आसानी से देख पाता है। जो उल्लू है, उल्लू में रॉड सेल काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, जिसके वजह से वह रात को अच्छे से आसानी से देख सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ध्वनि के कंपन का आयाम इसकी डैश डैश को निर्धारित करता है। आवृत्ति को, चाल को, समय सीमा को या फिर प्रबलता को। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रबलता को। अब ध्वनि के बारे में देखते हैं। तो ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक तरंग होती है। यांत्रिक तरंग होती है। ध्वनि, इसको चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। यह कणों के कंपन के कारण ही गमन करती है। यह कणों के कंपन के कारण गमन करती है, यानी इसको चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। यह एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ध्वनि तरंगें निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं, निर्वात में नहीं चल सकती हैं। ये ठोस में सबसे ज़्यादा, ठोस में, फिर उसके बाद तरल में यानी लिक्विड में, और फिर उसके बाद
गैस तीनों माध्यम में गमन कर सकती हैं, पर यह निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। ठोस में जैसे एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति कितनी होती है? लगभग 6420 मीटर पर सेकंड होती है। और द्रव में अगर समुद्री जल में देखा जाए, समुद्री जल में 1531 मीटर पर सेकंड होती है। और गैस में हाइड्रोजन में देखा जाए, हाइड्रोजन गैस में तो 1284 मीटर पर सेकंड होती है। तो यानी ठोसों में ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा, फिर द्रव में होती है और फिर जाके गैस में होती है। और निर्वात में तो ध्वनि तरंगे गति ही नहीं कर सकती हैं। अब तारत्व या फिर पिच क्या होता है? तारत्व तो किसी उत्सर्जित ध्वनि की जो आवृत्ति होती है, जिसको कि ब्रेन के द्वारा अनुभव किया जाता है या महसूस किया जाता है, वह तारत्व कहलाता है। ध्वनि के तारत्व यानी ये देखा जाए कि कौन सी ध्वनि या साउंड कितनी मीठी है या फिर कितनी कठोर है, तो कितनी कड़क है, तो यह तारत्व ही डिसाइड करता है। जिस ध्वनि की आवृत्ति अधिक होगी तो उसका तारत्व भी अधिक होगा। हाँ, तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है। अब मान लीजिए आवृत्ति ज़्यादा होगी तो फिर तारत्व भी ज़्यादा होगा। आवृत्ति ज़्यादा तो तारत्व भी अधिक होगा। और ध्वनि कैसी होगी? मधुर होगी या फिर मीठी होगी। अगर आवृत्ति कम है तो फिर तारत्व भी कम होगा और ध्वनि कैसी? कठोर होगी। तो तारत्व आवृत्ति पर डायरेक्टली निर्भर करता है। तारत्व के अधिकता के कारण ही जो औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं या फिर बच्चों की आवाज़ मधुर सुनाई देती है, ये सारे तारत्व के कारण ही होती है। अब आयाम क्या होता है? आयाम जैसे तीव्रता आवृत्ति पर निर्भर करती थी, वैसे आयाम ये प्रबलता यानी लाउडनेस पे निर्भर करता है। लाउडनेस पे निर्भर करता है। अगर आयाम ज़्यादा होगा, प्रबलता भी ज़्यादा होगी और जिससे अधिक ध्वनि उत्पन्न होगी, जिसको बोलेंगे शोर, जिससे शोर उत्पन्न होती है। WHO के अनुसार लगभग 45 डेसिबल ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है ना, तो लगभग 45 डेसिबल की ध्वनि व्यक्तियों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। मतलब इससे ज़्यादा ध्वनि नहीं होनी चाहिए। 75 डेसिबल से अधिक ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। 75 डेसिबल से अगर अधिक ध्वनि है तो ये क्या होगी? हानिकारक मानी जाती है, मनुष्य के लिए हानिकारक मानी जाती है। अब 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि व्यक्ति को बहरा भी बना सकती है और अगर 150 डेसिबल से अधिक ध्वनि है तो यह व्यक्ति को पागल कर सकता है। तो यानी WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मनुष्य के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो ध्वनि के बारे में कंप्लीट पढ़ लिए हैं। इससे अगर कोई भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको बन जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। लंबे पेड़ों में खनिज एवं पानी के परिवहन के लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, चूषण बल, असंजक बल या फिर चुंबकीय बल? तो लंबे पेड़ों में खनिज एवं पानी के परिवहन, अब पानी भी परिवहन करेगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में करेगा, यानी नीचे से ऊपर करेगा। खनिज भी परिवहन करेगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में। ये जाइलम के थ्रू होता है, खनिज एवं पानी का परिवहन। तो यह चूषण बल या फिर सक्शन फोर्स, इसको बोलते हैं, सक्शन फोर्स के कारण होता है, जिसको चूषण बल बोलते हैं। वैक्यूम क्लीनर जो होता है इसी के सिद्धांत पे काम करता है। वैक्यूम क्लीनर में भी चूषण बल ही या फिर सक्शन फोर्स ही कार्य करता है। वैक्यूम क्लीनर ये भी चूषण बल के कारण ही कार्य करता है। अगला प्रश्न है, एक स्टील के चम्मच की आंतरिक सतह किसकी तरह कार्य करती है? उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या फिर अवतल लेंस? तो जो स्टील की चम्मच की आंतरिक सतह है वो ऐसे धसी होती है ना, ऐसे धसी होती है, तो वह अवतल दर्पण की तरह कार्य करती है। अवतल दर्पण के उपयोग अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था।
चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक कोशिका में जीन कहाँ पर स्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, गोल्जी बॉडी में या फिर क्रोमोसोम में? तो जहाँ जीन की बात है तो जीन केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम उपस्थित क्रोमोसोम में जीन प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम की खोज स्ट्रॉन्सबर्गर ने की थी। स्ट्रॉन्सबर्गर ने 1875 में की थी। और वाल्डियर ने क्रोमोसोम शब्द यूज किया था। स्ट्रॉन्सबर्गर ने खोज की थी, अब वाल्डियर ने इन्होंने क्रोमोसोम शब्द यूज किया था। शब्द यूज किया है। क्रोमोसोम यह दो कंडीशन में पाया जाता है। पहला है हैप्लॉइड कंडीशन, पहला हैप्लॉइड कंडीशन और दूसरा है डिप्लॉइड कंडीशन। हैप्लॉइड में ऐसे सिंगल यानी स्पर्म और ओवम सेल में, और डिप्लॉइड में डबल, ये ह्यूमन में पाया जाता है। तो क्रोमोसोम दो कंडीशन में पाया जाता है, एक हैप्लॉइड कंडीशन, एक डिप्लॉइड कंडीशन। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखा जाए तो एनिमल में ज़्यादा होता है प्लांट के कंपैरिजन में। प्लांट के कंपैरिजन में एनिमल में क्रोमोसोम की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। पोजीशन के आधार पर भी क्रोमोसोम को बांटा गया है। अब पोजीशन के आधार पे देखें तो आधार पर एक हो जाता है मेटासेंट्रिक, दूसरा हो जाता है सबमेटासेंट्रिक, तीसरा हो जाता है एक्रोसेंट्रिक, चौथा हो जाता है टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्या हो जाता है? इसमें जो सेंट्रोमियर है वो एग्जैक्ट सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर। इसमें सेंट्रोमियर केंद्र में पाया जाता है, बीच में पाया जाता है। सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर केंद्र से थोड़ा ऊपर पाया जाता है, थोड़ा ऊपर। एक्रोसेंट्रिक में इसमें सेंट्रोमियर और थोड़ा ऊपर पाया जाता है। सब मेटासेंट्रिक से और थोड़ा ऊपर पाया जाता है, लगभग एंड में पाया जाता है। टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर एकदम टॉप में पाया जाता है। टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर एकदम टॉप में पाया जाता है, टॉप में सेंट्रोमियर पाया जाता है। इसमें क्रोमोसोम वी शेप का दिखाई देता है। मेटासेंट्रिक में क्रोमोसोम वी शेप का दिखाई देता है। सब मेटासेंट्रिक में क्रोमोसोम एल आकार का दिखाई देता है, एल शेप का दिखाई देता है। एक्रोमेटासेंट्रिक में क्रोमोसोम जे आकार का दिखाई देता है, जे आकार का। और टीलोसेंट्रिक में क्रोमोसोम आई आकार का दिखाई देता है। तो ये पोजीशन के आधार पे दिया है। पोजीशन के आधार पर क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक 4 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, कस्कुटा बिना पत्तियों का लंबे तार जैसा पौधा है, इसलिए वह डैश डैश है। क्या है? परजीवी है, मृतोपजीवी है, इंसेक्टिवोरस है या फिर सहजीवी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? वह परजीवी है। कस्कुटा कैसा पौधा है? परजीवी। परजीवी यानी जो भोजन के लिए या जीवित रहने के लिए दूसरों पे डिपेंड होता है, दूसरों पर डिपेंड होता है, वह परजीवी कहलाएगा। मृतोपजीवी जो जीवित रहने के लिए या भोजन के लिए सड़े गले पदार्थों पे या मरे पदार्थों पे डिपेंड करता है, सड़े गले पदार्थों पे डिपेंड करता है।
ये हो गया मृतोपजीवी। इंसेक्टिवोरस यानी जो कीटों पे नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, वो घटबाड़ी वगैरह होते हैं ना, ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों पर डिपेंड करते हैं, कीटों पर डिपेंड होते हैं। और सहजीवी क्या होते हैं? जो भोजन एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, जैसे लाइकेन हो गया, ये एल्गी और फंगस का सहजीवन होता है। तो एल्गी क्या करता है? एल्गी फंगस को भोजन देता है। एल्गी ये फंगस को भोजन देता है और फंगस इसको शेल्टर देता है या फिर आवास देता है। फंगस इसको आवास देता है और एल्गी फंगस को भोजन देता है। तो ये क्या कहलाता है? सहजीवी जीवन। तो कस्कुटा कैसा होता है? वह परजीवी होता है, यानी भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड करता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।